प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद रैली से देशवासियों को वैश्विक संकट से निपटने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा। पीएम ने लोगों से मेट्रो, कार पुलिंग, वर्क फ्रॉम होम और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की अपील की है। साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना ना खरीदने और फिजूल खर्ची से बचने का संकल्प लेने के लिए कहा। पीएम मोदी बोले, अब देश हित में जिम्मेदारी नागरिक की है, जिम्मेदार नागरिक बनने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है क्योंकि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो सोना ना खरीदे और इससे विदेशी मुद्रा बच पाएगी। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल, डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। योगी कैबिनेट की करते हैं। योगी कैबिनेट का कल दूसरी बार विस्तार हुआ। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को बीजेपी की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी ने इस विस्तार के जरिए गैर यादव पिछड़ों, दलितों और क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। खासतौर पर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र पर फोकस करते हुए ऐसे चेहरों को आगे लाया गया है जिनका असर ओबीसी और अनुसूचित जाति मतदाताओं पर माना जाता है।
मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले साल सियासी महासंग्राम होने वाला है, लेकिन चुनाव की बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ये साफ कर दिया है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। रविवार को योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस कैबिनेट विस्तार के पीछे सरकार की सोशल इंजीनियरिंग की भी मंशा साफ हो गई है। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की। अभी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में अभी उनका प्रमोशन हुआ है। बाकी 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री के रूप में आज शपथ लिए हैं। उन सबको बधाई है। अब हमारा मंत्री परिषद जितना संविधान के अनुसार अनुमति है वह पूरा हो गया। अब प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी से सेवा पहले भी कर रहे थे, अब 100% सेवा करने का एक दायित्व पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उन सब विषयों को पूरा कर रही है जो हमारे कमिटमेंट हैं, हमारे संकल्प हैं, और जिन विषयों पर जनता ने हमने चुना है, हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। और निश्चित रूप से हमारा एजेंडा, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारा काम है, जो हमने कहा है हमारी सरकारों ने पूरा किया। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जो पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं। ब्राह्मण बिरादरी से आने वाले मनोज पांडे को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिनके पास समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। सीएम योगी ने लोधी समाज के कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाकर बड़ा दाव खेला, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज से ही आते हैं। इनके अलावा वाल्मीकि बिरादरी के सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाकर बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने की कोशिश की। ओबीसी के विश्वकर्मा जाति से ताल्लुक रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा को भी राज्य मंत्री बनाया गया, जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से आते हैं। हंसराज विश्वकर्मा को लेकर वाराणसी से अब तक कुल 4 मंत्री बनाए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में पासी समाज का बड़ा हिस्सा खिसकने के कारण इस बार दलित समाज से आने वाले कृष्ण पासवान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इन नए चेहरों के अलावा सीएम योगी ने गुर्जर समाज से सोमेन तोमर और पाल जाति से आने वाले अजीत पाल का सरकार में कद बढ़ाकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। दोनों का प्रमोशन कर स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी। 8 मंत्री जो है शपथ लिए। नई मंत्रिमंडल की टीम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपट से जुटेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा और आप देखेंगे 27 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को हम लोग जोड़ करके काम करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अब केवल गैर यादव ओबीसी की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी अब माइक्रो सोशल ब्लॉक्स पर काम कर रही है। यही वजह है कि योगी मंत्रिमंडल में अब सवर्णों की संख्या 22, ओबीसी की ताकत 25 हो गई है। 10 मंत्री एससी कोटे से और 1 मंत्री एसटी कोटे से है। एक मुस्लिम और सिख समुदाय से भी एक चेहरे को पहले ही कैबिनेट में जगह मिल चुकी है। बीजेपी ने इस विस्तार में सिर्फ जातीय ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने का प्रयास किया है। इसी के कारण पूर्वांचल से आने वाले मंत्रियों की संख्या अब 18 हो चुकी है। पश्चिम यूपी से 17, अवध से 9 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और जबकि बुंदेलखंड से 4 और रोहेलखंड से 6 मंत्री बनाए जा चुके हैं। हम लोग पब्लिक के व्यक्ति हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार जनता की ही राजनीति में हम हैं और पिछले 30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक नए दायित्व और जिम्मेदारी। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम, अवध से लेकर बुंदेलखंड और रोहेलखंड तक योगी सरकार हर इलाके में दबदबा कायम रखना चाहती है। यही वजह है कि इस बार क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ हर तबके को सीधे सत्ता में हिस्सेदारी देकर बड़ी रणनीति को साधा है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले की काट खोज ली है।